अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक 9.3 पढ़ेंगे और जो चैप्टर है चैप्टर 9 डमी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल्स। हमने प्रीवियस सेक्शन में जो एग्जांपल था 9.1 जिसमें हमारे पास एक क्वालिटेटिव वेरिएबल था और उस एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के 3 कैटेगरीज थे, तो उसके लिए हमने एनोवा मॉडल कंस्ट्रक्ट किया था और उस एग्जाम्पल को हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया था। इस सेक्शन में हम एक और इनोवा मॉडल डिस्कस करते हैं जिसपे हमारे पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, और जो अगर दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों तो फिर हमारे पास हमारा मॉडल कैसा होगा और हमारी जो बेंचमार्क कैटेगरी होगी वो कैसी होगी। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल 9.2 डिस्कस करते हैं। जो एग्जाम्पल 9.2 है वो आर्ली वेजेस हैं इन द रिलेशन टू मैरिटल स्टेटस एंड रीजन ऑफ द रेजिडेंस। ये डेटा जो है, जिस डेटा के लिए 9.3.1 रिग्रेशन रन किया गया है, इसका रेफरेंस नीचे अवेलेबल है, उसको पढ़ लेंगे। ये यहाँ पर इसका रेफरेंस अवेलेबल है 8 पे। ये 528 पर्सन्स हैं और उनकी सैलरीज हैं, और जो मंथ वो मई है और ईयर 1985 है। रिग्रेशन को हमने रन किया एंड आफ्टर रनिंग द रिग्रेशन वी हैव दिस आउटपुट एज गिवन इन इक्वेशन 9.31। यहाँ पर हमारे पास जो y है वो आर्ली वेज है डॉलर्स में। यहाँ पर हमारे पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं और हर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दो कैटेगरीज हैं। तो हर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के हमने एक ही डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारे मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म शामिल है। तो अगर हम दो इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर हमारे पास डमी वेरिएबल ट्रैप का मसला होगा, जिसको ऑलरेडी हमने कॉशंस इन द डमी वेरिएबल के टॉपिक में पढ़ा है। यहाँ पर जो D2 है वो मैरिड स्टेटस है, मतलब कि अगर कोई मैरिड है तो उसके लिए हमने 1 लगाया, और अगर मैरिड नहीं है अदरवाइज है तो वो फिर 0 हो गया। इसी तरह D3 जो है वो हमारा रीजन ऑफ रेजिडेंस है। अगर साउथ है तो 1 है, और साउथ के अलावा अगर कोई रीजन है तो वो हमारे पास 0 है। इस एग्जांपल में हमारे पास दो क्वालिटेटिव रिग्रेसर्स हैं, मतलब हमारे पास दो क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और हर एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के दो कैटेगरीज हैं। तो उस वजह से हमने हर एक के लिए एक ही डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। मैरिटल स्टेटस के लिए हमने D2 इंट्रोड्यूस किया और रीजन के लिए हमने D3 इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेंचमार्क कैटेगरी है वो क्या होगी, तो यहाँ पर जो 0 अदरवाइज और 0 अदरवाइज लिखा है वो हमारे पास बेंचमार्क कैटेगरी होगी। सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कहते हैं कि अगर कोई मैरिड ना हो और अगर वो साउथ में भी ना रहता हो तो वो हमारे पास बेंचमार्क कैटेगरी कहलाएगी। अब इस रिग्रेशन को देखें 9.3.1 में, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इंटरसेप्ट का वो 8.8148 डॉलर्स हैं, विच मीन दैट के बेंचमार्क कैटेगरी की जो आर्ली वेज है वो डॉलर्स 8.8148 है। मतलब वो लोग जो कि मैरिड नहीं है और साउथ में भी नहीं रहते तो उनकी आर्ली वेज जो है 8.8148 है। इसी तरह वो लोग जो कि मैरिड हैं तो उनकी आर्ली वेज जो है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? वो लोग जो कि मैरिड हैं। और कितना ज़्यादा है? 1.0997। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो इससे आपके पास 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आवर्ली वेज होगा किन लोगों का? जो कि मैरिड नहीं है। इसी तरह वो लोग जो कि साउथ में काम नहीं करते बल्कि कंट्री की किसी और रीजन में काम करते हैं तो उनकी आवर्ली वेज जो है वो वो लोग जो साउथ में काम करते हैं उनसे कम है। और वो कितना कम है? 1.6729। मतलब अगर आप 8.8148 को सब्ट्रैक्ट करें
इससे आप 16729 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ आप इसको नीचे देख सकते हैं, वो $7.14 आएगा, विच मीन दैट वो लोग जो साउथ में काम नहीं करते उनकी आवरली वेज जो है वो 7.14 है। इसी तरह वो लोग जो कि मैरिड नहीं है उनकी आवरली वेज जो है वो 9.91 है। तो ये हमारा एग्जांपल है 9.2 जो कि आवरली वेज इन रिलेशन टू मैरिटल स्टेटस एंड रीजन ऑफ द रेजिडेंस, इसका टाइटल है। ब्रैकेट में जो है वो स्टैंडर्ड एरर गिवन है, नीचे टी स्टैटिस्टिक के वैल्यूज गिवन है, इसके नीचे पी वैल्यूज हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक के ऊपर स्टार लिखा है। पी वैल्यू हमारे पास स्मॉल है, विच मीन दैट हमारे पास जो जो वेरिएबल्स हैं क्वालिटेटिव, हमारे पास जो दोनों वेरिएबल है वो दोनों हमारे पास सिग्निफिकेंट है, मतलब D2 और D3 जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर नीचे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बुक में लिखा गया है वो ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल हो तो आपने केयर करना होगा बिफोर मेकिंग एनी बेंचमार्क कैटेगरी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो 9.4 है। 9.4 टॉपिक जो है वो रिग्रेशन विद ए मिक्सचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिग्रेसर्स द इनकोवा मॉडल। इनकोवा का मतलब है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अगर आपके पास एक मॉडल में क्वालिटेटिव वेरिएबल भी हो और आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो एज ए रिग्रेसर या एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहां पर फिर आपका जो मॉडल बनेगा वो उसको हम नाटेनोवा कहते हैं, उसको हम फिर कहते हैं इनकोवा मॉडल्स। यहाँ पर ये वही एग्जांपल है 9.1 टीचर सैलरी जो है, मगर यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल अपने मॉडल में शामिल किया जो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। मतलब गवर्नमेंट जो है ना वो पर स्टूडेंट वो कितने पैसे लगाती है, तो उस वेरिएबल को भी हमने एज ए रेग्रेसर इंट्रोड्यूस किया। और हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो रीजन है, उनके 3 कैटेगरीज हैं जिस तरह हमने एग्जांपल 9.1 को पढ़ा था। अगर आप पीछे जाके 9.1 एग्जांपल निकालो और उसका डेटा अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें ये वो स्पेंडिंग वेरिएबल है, सॉरी सैलरी जो है टीचर की सैलरी, फिर पर पीपल स्पेंडिंग गवर्नमेंट की, और ये D2 जो है और D3 जो है ये हमारे पास डमी वेरिएबल है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो रीजन्स हैं। सही है। सो यहाँ पर हम अगेन आते हैं अपने एग्जांपल पे 9.3 पे। ये नीचे नीचे हर एक वेरिएबल की जो है वो ब्रीफिंग गिवन है। वाई क्या है, वो एनुअल एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर इन स्टेट वो डॉलर में है। एक्स आई जो है वो स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्कूल पर पीपल है या पर स्टूडेंट है। D2 जो है वो 1 है अगर एक टीचर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ सेंटर में काम कर रहा है। अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंटर के अलावा कोई और जगह काम कर रहा है तो उसको हम 0 का तस्वर करते हैं, कंसिडर करते हैं। D3 जो है वो हमारे पास 1 है अगर एक टीचर साउथ में जॉब कर रहा है, अदरवाइज भी 0 है। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो बेंचमार्क की डिग्री है वो वेस्ट है, वो टीचर जो वेस्ट में जॉब करे वो हमारे पास बेंचमार्क कैटेगरी है। इस रिग्रेशन को हमने रन किया। आफ्टर रनिंग द रिग्रेशन बाय टेकिंग द डेटा टेबल 9.1 का जो डेटा है उसको हमने यूज किया और हमारे पास 9.4.2 का जो है वो रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को आप इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर से आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। डेटा रन करें, इंटर करें और आप इस रिजल्ट्स को वेरीफाई करें। नीचे यहाँ पर देखें कि ऊपर जो 1 स्टार है वो सिग्निफिकेंट है और जो 2 स्टार है वो इनसिग्निफिकेंट है। नीचे लिखा है वेयर स्टेरिक indicates p values less than 5% and double steric indicates p value greater than 5%. As these results suggest, keeping other thing constant, ceteris paribus का मतलब है ceteris paribus का कि keeping other thing constant as public expenditure goes up by $1, या हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं जो हमारे पास रिग्रेसर जो क्वांटिटेटिव है, अगर हमारे पास एक्स में मतलब स्पेंडिंग अगर $1 इंक्रीज होती है तो टीचर के सैलरी पे कितना फर्क पड़ेगा 2.3404, और इसको फिर अकॉर्डिंग टू थ्योरी इसको चेक करना होगा कि ये टेक्निकली ये बात सही है कि नहीं गलत है। यहाँ पर
स्टेटिस्टिकली जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर 1 स्टार है, जो इंडिकेशन कर रहा है कि ये वेरिएबल जो है वो हमारे मॉडल में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट नहीं होता बल्कि रिजेक्ट होता है। और रिजेक्शन का मतलब है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट है और हमारा जो वेरिएबल है स्पेंडिंग है पर पीपल वो हमारे पास मॉडल में इम्पोर्टेंट है। एज दिस रिजल्ट सजेस्ट एज पब्लिक एक्सपेंडिचर गोज बाय, अच्छा जी ये एक्सप्लेन हो गया। Controlling the spending on education, we now see that the differential intercept coefficient जो है differential intercept coefficient, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो coefficients डमी के साथ अटैच होते हैं उसको हम differential intercept coefficient उसको हम कहते हैं these are the differential intercept coefficients। सही है जी। और वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके ऊपर भी 2 स्टार होने चाहिए। हमने ये बताया है कि अगर 2 स्टार है तो पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो अगर पी वैल्यू ग्रेटर हो गई है हमारे अल्फा से तो फिर हमारा जो एच नॉट है वो रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि वो एक्सेप्ट होगा। और अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा जी, तो ये differential intercept coefficient is not significant for either the northeast and north central region or for the south. These results are different from those equation 9.2.5। हमारे पास जो पिछला जो एग्जांपल था 9.1 उसके जो इक्वेशन थे वो 9.2.5 थे, तो ये रिजल्ट उससे उस रिजल्ट से डिफरेंट है। But this shouldn't be surprising, for in equation 9.2.1 we didn't account for the covariate। 9.2.5 को अगर आप देखें तो हमारे पास कोई भी कोवेरिएट शामिल नहीं था। यहाँ पर देखें 9.2.5 वी हैवंट एनी कोवेरिएट, और यहाँ पर जो स्टेरिक है वो पी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, और हमारा जो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है अगेन जो है ये पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो ये जो 9.2.5 है और हमारा जो दूसरा यहाँ पर जो जो रिजल्ट है, सॉरी, अच्छा ये रिजल्ट ये, तो ये इन्होंने हवाला दिया है उस इक्वेशन का 9.2.5 का। वी डिडंट अकाउंट फॉर द, जब वहाँ पर हमने कोविरेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। डिफरेंसेस इन पर पीपल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, डायग्रामेटिकली इसको हम शो कर सकते हैं। नीचे आप इसके डायग्राम को देखें। जो हमारा जो बेंचमार्क है वो वेस्ट है, और उसका जो कोफिशिएंट है, सॉरी, उसकी जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज सैलरी जो है एक टीचर की जो कि जॉब कर रहा है वेस्ट में, तो उसकी जो एवरेज सैलरी है वो $28,694.918 है। तो इसको हमने शो किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल की है। तो अब 28,694 से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 2954, so you will get 25,741, which is the average salary of a teacher which is working in the north east and north central। and similarly for the last, अगर एक टीचर साउथ में जॉब कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है वो कम है। किससे कम है? वेस्ट वालों से। और कितना कम है? $3,112.194। तो कितना बोलेगा उसकी सैलरी कितनी होगी? उसकी जो सैलरी होगी वो 28,694.918 से आप सब्ट्रैक्ट करें 3,112.194। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे so you will get 25,583। so ये हमारे पास टीचर की जो सैलरी है वो साउथ में अगर टीचर जॉब कर रहे हैं तो ये उनकी एवरेज सैलरी है। यहाँ पर जो हमारे पास जो दूसरा है यहाँ पर जो एक्स जो कोविरिएट है, कोविरिएट हमारे पास जो है वो पीपल स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की के पर स्टूडेंट वो कितना अपने स्टूडेंट पे वो कितने पैसे लगाता है। तो अगर उसमें $1 इंक्रीज होगा तो टीचर की जो सैलरी है वो उसमें $2.34 उसमें इंक्रीज आएगा। तो इसको इन्होंने शो किया है। ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 1 1 ये लिखा है कि अगर x में 1 इंक्रीज होगा तो वर्टिकली आप देखें, वर्टिकली का मतलब है कि हमारे पास टीचर सैलरी में कितने इंक्रीज होगा। so that will be 2.34 and you can see that कि
ये हमारे पास जो यूजुअल जो स्लोप होता है रिग्रेशन का, जिसको आप इस यहाँ इसको क्लियरली आप देख सकते हैं कि दिस इज ए स्लोप के 1 यूनिट इंक्रीज इन एक्स विल ब्रिंग हाउ मच इंक्रीज इन द वाई एंड द एवरेज। सो ये हमारे पास ये हमारा एग्जांपल था जिसमें हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको चाउ टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि चाउ टेस्ट जो है वो कैसे आपका अल्टरनेटिव होता है डमी वेरिएबल के साथ। तो इस लेक्चर को आप जो है ना वो ज़रूर करें, इसको देखें, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप मुझे काइंडली फिर इनबॉक्स में मैसेज करें, तो उसका मैं आपको होपफुली कोशिश करूँगा कि उसका मैं आपको आंसर दे दूँ। ओके, सो आप आपका मिड टर्म का एग्जाम है तो उसके लिए फिर आप जो है वो प्रिपरेशन करें। ओके, और जो एसओपीज हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। कोविड-19 के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो एसओपीज हैं उसको फॉलो करें। ओके जी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। ओके जी।